लिखो, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को, क्यों प्लांट्स और एनिमल्स को, जीव जंतुओं को संभालना चाहिए, क्यों इनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए? कंजर्वेशन होता क्या है? पौधों को, जानवरों को संभालना किसे कहते हैं? उनकी सुरक्षा करने की क्या डेफिनेशन है? इट इज प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षित करना, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मतलब उनकी आगे की जनरेशंस को बढ़ाना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, मे बी कई जानवरों को वैक्सीनेशन करना और उनको स्मगलिंग से बचाना। इट इज प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जानवरों के, और उन जानवरों के हैबिटेट्स वगैरह को समझना, साइंटिफिकली उन जानवरों को मैनेज करना। इट इज प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट of biodiversity to maintain its optimum level, यानी कि जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना कि कम से कम उनकी ऑप्टिमम लेवल तो बची रहे, यानी कि कम से कम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इतने तो रहें कि हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़े नहीं। टू मेंटेन इट्स ऑप्टिमम लेवल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब ठीक है, अगर वो कम हो भी रहे हैं जीव जंतु, तो इतने कम ना हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइमिंग्स पर, इकोलॉजिकल बैलेंस पर, प्रकृति पर असर पड़े। तो इतनी ऑप्टिमम लेवल तो हो, कम से कम कुछ जानवर तो हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। सो वी टॉक ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ कंजर्वेशन, कि क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, और हमें किन चीजों को कंजर्व करना चाहिए। टीचर ये भी पूछ सकती है, व्हाट ऑल शुड बी कंजर्व, किन चीजों को कंजर्व करके रखें, व्हाट ऑल शुड बी कंजर्व, किन चीजों को ध्यान रखना है। हमने कंजर्वेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस वजह से रखना है। अब सबसे पहले है, हमने ध्यान रखना है फूड एंड टिम्बर प्लांट्स का। हमने उन पौधों का ध्यान रखना है जिनसे हमें लकड़ मिलती है और जिनसे हमें खाना मिलता है। हमें इन प्लांट्स को खत्म होने नहीं देना, क्योंकि हमें लकड़ की लाइफ लॉन्ग जरूरत है। हमें पौधों को कंजर्व करना है जानवरों के लिए, लाइफ स्टॉक यानी कि, और हमें जानवरों को भी सुरक्षित रखना है। लाइफ स्टॉक इज एनिमल्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हमें और किस चीज का ध्यान रखना है? हमें एक्वा कल्चर एनिमल्स का ध्यान रखना है। हमें सी फूड के लिए, कि आगे की जनरेशंस को भी सी फूड मिलता रहे, हमने एक्वेटिक एनिमल्स का भी ध्यान रखना है। हमने एक्वा कल्चर में डोमेस्टिक किए गए, पाले गए, टेम किए गए जानवरों का भी ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखना है। वाइल्ड ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। हमने उन जानवरों के वाइल्ड रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड पाले गए जानवर मर जाते हैं तो हम उनकी जंगली स्पीशीज को डोमेस्टिकेट करके उनको यूज कर सकते हैं, या एटलीस्ट जंगली वाली जो उनकी स्पीशीज होती हैं, जो वाइल्ड में होती हैं, जो जंगलों में होती हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं ताकि वो पूरी की पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो। फिर हमें उन पेड़ों को सुरक्षित रखना है जो जानवरों के घर बनते हैं। हमें और किसको कंजर्व करना है? क्रिटिकल हैबिटेट्स ऑफ स्पीशीज, एंड सॉइल सिस्टम्स। हमने जीव जंतुओं के रहने वाले घरों को सुरक्षित रखना है
और मिट्टी के सिस्टम्स को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मिट्टी में ही माइक्रोब्स होते हैं और मिट्टी में ही प्लांट्स एंकर होते हैं। अब लिखो 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉज, जो बायोडायवर्सिटी को संभाल के रखने के लिए कानून बनाते हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशंस दैट इम्प्लीमेंट लॉज, 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि बायोडायवर्सिटी संभली रहे। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो लॉज हैं जो कानून पास हुए हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉज बना सकती है, दैट इज सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ये बर्ड्स, चिड़िया से रिलेटेड रिसर्च वर्क करते हैं। And then another organization in India is Indian Board of Wildlife. ये सब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। This is IBWL, Indian Board of Wildlife. अब क्वेश्चन लिखो, what is need to conserve biodiversity? क्यों संभाल के रखें? What is need to conserve biodiversity? क्या जरूरत है हमें, पौधों की, जानवरों की क्या नीड है? हम इन नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में। सबसे पहले हमारी यूटिलिटीज, हमारे यूजेस, जो हम पेड़ और पेड़ों से और जानवरों से जो हम यूज लेते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो यूजेस आती है नैरो यूटिलेरियन कैटेगरी में। नैरो यूटिलेरियन यानी कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं बायोडायवर्सिटी को, अपने आसपास के जीव जंतुओं को यूज करते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं। दीज आर नीड्स लाइक, हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है बायोडायवर्सिटी से? दीज आर नीड्स लाइक फूड, हमें खाना चाहिए पौधों से, जानवरों से। पौधे और जानवरों से हमें फैट्स एंड ऑयल्स मिलते हैं, जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर का तेल। नेचुरली हमें खाना बनाने के लिए लकड़ मिलती है, फायरवुड। फायरवुड से हम क्या करते हैं? फायरवुड से हम कुकिंग करते हैं और सर्दियों में खुद को हीट अप करते हैं। फूड का भी आप लिख सकते हो, चलो भी लिखवाती हूँ। उसके बाद हमें फाइबर्स मिलते हैं पेड़ों से और जानवरों से, कपड़े मिलते हैं, धागे मिलते हैं, जैसे हमें कॉटन मिलता है, सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिलता है, शीप से हमें वूल मिलती है। तो ये सब नैरो यूटिलेरियन कैटेगरीज हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों संभालना चाहिए। एंड हमें इंडस्ट्रीज के लिए जंगलों से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। और फूड में हमें मेजर कैटेगरीज क्या हैं जो प्लांट्स वगैरह से मिलती हैं? दोज आर सीरियल्स, पल्सेस, fruits, vegetables. These are all eatables that we get from plants, and we get milk from animals. Then we get various seafoods and non-vegetarian foods from animals. तो हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ये उसका पहला पार्ट है कि हमें क्यों संभालना चाहिए उसको, क्योंकि हमें बायोडायवर्सिटी से ये सब चाहिए। सेकंड, कि हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों संभालना चाहिए, हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों संभाल के रखना चाहिए। दूसरा है, कैटेगरी है ब्रॉडली यूटिलेरियन। ब्रॉडली यूटिलेरियन, हमें पौधों से ऑक्सीजन चाहिए, ये बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ी नीड है हमारी। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। और पौधों को जानवरों से रिक्वायरमेंट है पॉलिनेशन की, कि जानवर पौधों को पॉलिनेट करते हैं। पौधे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन।
पौधे और जानवर मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डिके होते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स चलती हैं। मिट्टी में से, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में जाते हैं, फिर एनिमल्स और प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, और सारी साइकिल चलती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे वेस्ट को गलाते सड़ाते हैं और ह्यूमस बनता है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है। सो माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, कीटाणु भी हमारे लिए अच्छे होते हैं। देयर शुड बी माइक्रोब्स ऑल्सो, नहीं तो डेड बॉडीज कभी खत्म नहीं होंगी। सो माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत हमें वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। देन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल हमें चिड़िया वगैरह की जरूरत है, कुछ बर्ड्स वगैरह की जरूरत है, दूसरे जानवरों की जरूरत है, ताकि वो खेत में लगने वाले कीड़ों को खा सकें। और फिर इकोसिस्टम को और भी क्यों बचा के रखना चाहिए हमें, ये रीजन आप सेकंड पॉइंट में लिख लो, इसी पैराग्राफ के सेकंड पॉइंट में। इकोसिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स, हमें अंडरग्राउंड वाटर भी तो बचाना है। इकोसिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्वीफर्स, जो होते हैं पानी की लेयर होती है मिट्टी के कवर के नीचे, मिट्टी के नीचे, और ये पानी की लेयर, अंडरग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्वीफर्स विच इज वाटर लेयर अंडर सॉइल कवर, which is water layer under soil cover. ये भी नीड है, हमें ये सारी चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है अपने आसपास के बायोडाइवर्सिटी से। अब थर्ड मेन चीज कि हमें क्यों अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने आसपास के इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स को क्यों संभाल के रखना चाहिए, ये है एथिकल नीड्स, हमारी एथिकल ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है बेटा कि हम पौधे और जानवरों को संभाल के रखें, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, हम वाइज हैं, हम अपना दिमाग चला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल हैं, और जीव जंतु बाकी के हम पे डिपेंड है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो हमारी एथिकल ड्यूटी है, हमें अपनी धरती और बायोस्फीयर को जानवरों के साथ शेयर करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए नहीं कि हमें उनसे कुछ चाहिए, इसलिए कि वो भी जिंदा रहें धरती पे साथ साथ। ह्यूमंस शेयर बायोस्फीयर, क्योंकि उन्होंने भी यहां पर बर्थ लिया है, बायोस्फीयर विद मेनी अदर स्पीशीज। सो इट इज आवर एथिकल ड्यूटी टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसलिए हमारी एक ड्यूटी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखें। तो ये तीन हमारे पास कैटेगरीज हैं कि एथिकल ड्यूटी, कि हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखें, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड नैरो यूटिलेरियन। सो दीज आर थ्री बेसिक ड्यूटीज, जो ये तीन वो हैं, नेसेसिटीज हैं, यूजेस हैं, ड्यूटीज हैं, जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को संभालना चाहिए। अब हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है, उसके कॉजेस शुरू करते हैं। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्यों हमारे आसपास के जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, इनके कॉजेस को भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देयर आर 4 मेजर कॉजेस कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज वैनिशिंग, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन क्यों कर रही है, जीव जंतु खत्म क्यों हो रहे हैं। और 4 मेजर कॉजेस को बोला जाता है इवल क्वार्टेट। द फर्स्ट कॉज नाउ, पहला कॉज है बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है, क्योंकि जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जहां पर जानवर रहते हैं, वो पेड़ कटते जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पहला रीजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर है कि जो ग्रासलैंड्स हैं, जो घास वाले बड़े बड़े एरियाज हैं, हम उनको खोद देते हैं,
हम पेड़ों को काट देते हैं, हम जंगलों को जला देते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। तो इट इंक्लूड्स, ये क्या रीजंस हैं? इट इंक्लूड्स फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स, जो पानी के सोर्सेज वाले एरियाज हैं, जो थोड़े स्वैम्पी एरियाज हैं, वहां पे हम गार्बेज वगैरह भी डंप कर देते हैं। फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स, प्लोइंग ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स वगैरह में हम सारी खुदाई कर देते हैं, खोद देते हैं। पेड़ों को काटना तो ऑलमोस्ट इनडिस्क्रिमिनेटली चल ही रहा है बहुत टाइम से, कटिंग ऑफ ट्रीज, जंगलों को जला देना, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट्स, और क्लियरिंग एरियाज फॉर वेजिटेशन, पौधों को उगाने के लिए, सब्जियों को उगाने के लिए, फ्रूट्स को उगाने के लिए हम एरियाज को, जंगलों के क्लियर कर देते हैं। क्लियरिंग एरियाज फॉर वेजिटेशन। इसी में हम लिखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं 6% ऑफ जमीन। हमारी जितनी भी अब तक जमीन है उसके अंदर 6% एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगल जो बहुत घने हैं, जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं, जो बहुत डेंस वेजिटेशन वाला एरिया है, वो हम 6% ऑक्यूपाई कर रहे हैं आज की डेट में। जबकि कुछ साल पहले वो जंगल जमीन पे 14% से ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे, एज कंपेयर टू 14% अर्लियर। पहले के टाइम पे अराउंड 14% जमीन पर रेन फॉरेस्ट होते थे, आज सिर्फ 6% पे हैं। और ये भी अब बहुत जल्दी परसेंटेज कम होती जा रही है, बिकॉज मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स एक एक दिन में कट हो रहा है जंगल। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज अमेज़न फॉरेस्ट, कहते हैं ना जो अमेज़न जंगल है वो लंग्स ऑफ अर्थ है, उन्हीं की वजह से धरती सांस ले रही है, उनको भी बहुत डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और नेशनल हाईवेज वहां बनते जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज अमेज़न फॉरेस्ट एंड नेचुरल ग्रासलैंड्स, और यूएसए के अंदर बहुत नेचुरल ग्रासलैंड्स को जलाया जाता है, और फिर कई बार ये फायर अनकंट्रोल्ड हो जाती है और बहुत जंगल जल जाता है, जितना एस्टिमेट नहीं किया होता उससे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जल जाता है। ये पहला रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है। नेक्स्ट है, सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि रिसोर्सेज हमारे को सस्टेन नहीं कर पा रहे, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की। लिखो, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन makes a population of species get reduced. हम लोग इतना ज्यादा कई स्पीशीज को यूज करते हैं कि वो खत्म होने लग जाती हैं। अपने रिसर्च वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, अपने हंटिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, उनकी स्किन के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं, इतना मारते हैं हम उन्हें कि वो खत्म ही हो जाते हैं। एग्जाम्पल है स्टेलर सी काउ, डोडो बर्ड, और बहुत सारी मेरीन फिशेस जो अब खत्म हो चुकी है। हमने इतना सी फूड कंज्यूम किया है। मेरीन फिश पॉपुलेशन, ये सब स्पीशीज वो हैं जो ओवर खाए जाने की वजह से खत्म हो गई। सो दिस इज द सेकंड रीजन कि क्यों बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। आउट ऑफ 4 दिस इज द सेकंड रीजन। मैंने बोला है चार, हमने रीजंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि उनके हैबिटेट, उनके रहने की जगह खत्म हो जाती है, हम उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। ये थर्ड रीजन है कि कई बार ऐसे जीव जंतु एक जगह रहने आ जाते हैं, जो वहां पर ऐसे जानवर एक जगह रहने आ जाते हैं जो वहां पर रहने वाले पहले जो जानवर रह रहे थे उन्हें भगा देते हैं, उन्हें मार देते हैं।
अब हम लोगों ने कई बार, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं बेटा, कि किसी जगह पर हम ऐसी जाति प्रजाति जानवरों की ले आते हैं अपने यूज के लिए, कि हमें ये जानवरों को पालना है, कि वो उस जगह पे रहने वाले, ऑलरेडी रहने वाले पहले के जानवरों को हमारे लाए हुए जानवर मार देते हैं। अब इसमें लिखो नॉन नेटिव। नॉन नेटिव मतलब ऐसे जीव जंतु एक जगह रहने आ जाते हैं जहां वो पहले से नहीं रह रहे होते, वो वहां के नेटिव नहीं होते, वो वहां के ओरिजिनली रहने वाले नहीं होते। नॉन नेटिव स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, non-native species are introduced in an area which drive away local species, which drive away local species. एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल जरूरी है, इसका एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअली 1 मार्कर आ सकता है। जैसे एक फिश थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, साउथ अफ्रीका में एक फिश को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस फिश ने ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट फिशेस की स्पीशीज को खत्म कर दिया। तो इसमें लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च फिश in Lake Victoria in South Africa killed, इन इस वाली फिश ने किल कर दिया ऑलरेडी वहां पे जो रह रही फिशेस थी उन्हें, killed 200 native species of cichlid fish. Now we will do the fourth reason, fourth main reason कि बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो रही है। अब है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म होता है, सपोज ऑर्गेनिज्म 1 को खाता है ऑर्गेनिज्म 2, और अगर बेटा ऑर्गेनिज्म 1 खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, और ऑर्गेनिज्म 2 के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ऑर्गेनिज्म 2 भी खत्म हो जाता है। तो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी स्पीशीज जो उसके साथ साथ एग्जिस्ट करती थी वो भी खत्म हो जाती है। तो को एक्सटिंक्शन होती है कि सेकंड, पहली स्पीशीज है तो दूसरी भी है, अगर पहली नहीं है तो दूसरी स्पीशीज भी नहीं है, ये को एक्सटिंक्शन होती है। तो को एक्सटिंक्शन में लिखो in a mutualistic relationship extinction of one species will result in extinction of other species. जब एक स्पीशीज दूसरे पे डिपेंड करती है तो पहले के मरने से दूसरी भी मर जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो कि अगर एक फिश है और उसमें उसके ऊपर डिपेंड होने वाले पैरासाइट्स हैं, तो फिश के मरने से वो पैरासाइट्स भी मर जाएंगे। पैरासाइट्स ऑफ फिश will get extinct if host fish disappear. ये 4 कॉजेज हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अब ऊपर का ये वाला जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज ओवर। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन रह गया, एक छोटा सा टॉपिक है विच इज डिफरेंट, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। और आपने ये लोअर क्लासेस में सुना भी हुआ है अबाउट यूट्रोफिकेशन, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? मैं आपको एक छोटा सा स्टार्ट बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जगह पे बहुत सारे एग्रीकल्चर हो रहा है,
और इस एग्रीकल्चरल जमीन पे हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाले। यहाँ खेती हो रही है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और इस जमीन पे हमने बड़े सारे केमिकल्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाले और पेस्टिसाइड्स डाले। अब बेटा बारिश आ जाती है और रेनफॉल की वजह से जो आसपास पॉन्ड होता है या जो रिवर होती है या जो तालाब होता है, ये सारे पेस्टिसाइड्स पानी से बहते हुए, बारिश के पानी से बहते हुए, ये सारे केमिकल्स उस रिवर के अंदर चले जाते हैं। और जब ये केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स खेत से बहते हुए वाटर बॉडी में चले जाते हैं, तो वहां ये स्मॉल फिश के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है, तो ये केमिकल्स बिग फिश में एंटर कर जाते हैं। यानी कि ये केमिकल्स, ये वाले जो केमिकल्स हैं, ये वाटर बॉडी में जाकर फूड चेन में, जो इक्वेटिक फूड चेन है, जो वाटर बॉडी में फूड चेन चल रही है, उन ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल्स चले जाते हैं। और सबसे हार्मफुल बात ये होती है कि जब ये केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं, तो हर लेवल पर इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। यानी कि अगर पेस्टिसाइड स्मॉल फिश के अंदर है 100 पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm, तो ये केमिकल्स की मात्रा बढ़कर 120 ppm हो जाएगी जब स्मॉल फिश को बिग फिश खाएगी। तो जो केमिकल स्मॉल फिश में है वो बिग फिश में चले जाएंगे और बिग फिश के अंदर ये केमिकल्स अपनी मात्रा को इंक्रीज कर देंगे। तो जब इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल, अभी मैं सब फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक दवाइयों का पानी के अंदर के जानवरों में जाना और उनमें कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना, जिनसे जानवर मर जाते हैं, या इन फिश को हम खाते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स ह्यूमन बींग्स में भी आ जाते हैं। अब जब ये फर्टिलाइजर्स वगैरह वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं, तो वाटर बॉडीज के अंदर एक और चीज होती है कि बहुत सारी काई, एल्गी ग्रो करना शुरू कर देती है। और इस एल्गी की वजह से, इस काई की वजह से बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होने लग जाती है। और इतनी काई और बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं कि इस वाटर बॉडी में की सारी ऑक्सीजन एल्गी और बैक्टीरिया ले लेते हैं और नीचे फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अब लिखो, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड their rise in concentration, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है जब ये फूड चेन में एंटर करते हैं। Excessive use of fertilizers and their rise in concentration with each trophic level is biological magnification. और इससे क्या होता है कि वहां पर बहुत सारी एल्गल ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे पानी के अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाती है। As a result of fertilizers runoff in water bodies, it becomes, और जब ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी में बहुत एल्गी और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। इट बिकम्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पानी के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह जाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाता है। और पानी के अंदर सीवेज भी है, कई बार सीवेज भी जाती है, एक्सक्रीटा भी जाता है। देयर इज ऑल्सो सीवेज and other organic matter in water. There is also sewage and other organic matter in water.